हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद रंजीत में। तो हम लोगों ने कल एक वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था जिसे जनवरी 2024 में जो हुआ था सीटेट का लेवल 2 का, जिसमें सोशल स्टडी के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे वो किस तरीके से क्वेश्चन आए थे और एनसीईआरटी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। क्योंकि एनसीईआरटी एक बेसिक है हर चीज़ के लिए, और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। और सीटेट में तो ख़ास तौर से अगर आप कल जो भी स्टूडेंट टीजीटी या पीजीटी या फिर डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी मैं ये बता दूं कि आगामी परीक्षाएं उनकी जितनी भी होंगी वहाँ इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर चाहे वो एक बार को यूपी टेट में ऐसा नहीं होगा, लेकिन सी टेट में कंपलसरी है कि आपको एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी हम यहाँ बात करेंगे मॉडर्न इंडिया की, क्योंकि मॉडर्न इंडिया का वेटेज इसमें सबसे ज़्यादा है। मैंने सारे क्वेश्चन देखे तो उसमें यही मुझे पता चला कि जो आधुनिक भारत है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। इसमें लगभग 10 से 11 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 में से 10 से 11 क्वेश्चन जो है लगभग मॉडर्न इंडिया से ही हैं, हिस्ट्री से। जबकि बाकी का हमारे अतीत जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 7th क्लास की से भी इतने नहीं थे जितने 8th क्लास की एनसीईआरटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो मैं बस आपको वही दिखाना चाह रहा हूँ। ये जनवरी 2024 का मेरे पास पेपर है। उम्मीद अगर आप लोगों के पास हो तो आप एक बार देख लें, इसमें मिलान है, ताकि आप अंदर से संतुष्ट हो जाएंगे कि एनसीईआरटी सीटेट एनसीईआरटी से किस तरीके से सवाल पूछता है ना। ये है मेरे पास जो सेट है वो सेट है ओ, ये जो है ना। तो आप देख लीजिएगा, जिसके पास भी हो आप मिला लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर है 32। ये है 32 क्वेश्चन, जिसमें ये दिया गया है राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, और जिसका कारण ये इसका बताया गया है। ये अभिकथन पूरा दिया गया है, राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई थी, ना कि जमींदार को। तो वैसे तो इसका तीसरा सही है, दोनों ए और आर की सही व्याख्या करता है ए। तो ये जो आप देखेंगे, अब ये मेरे पास जो एनसीईआरटी है हमारे अतीत पार्ट 3, ये क्लास 8th की एनसीईआरटी है। और इसमें आप जब आएंगे तो पेज नंबर 29 पे आप इसको देखेंगे तो यहाँ ये साफ लिखा हुआ है, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, ज़मीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह, यानी कि ग्राम समूह से मतलब यहाँ महाल से है, से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालबारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। ये चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 8th की एनसीईआरटी हिस्ट्री से। वैसे ही अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 35। दादा भाई नौरोजी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ये अभिकथन है, इसका कारण ये दे रहे हैं यहाँ पे। वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। इसका ऑप्शन थर्ड, ये तीसरा सही है। दोनों ए और एवं आर सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है।
तो ये मैं आपको दिखा दूं, ये जो है हमारे पेज नंबर 111, ये एनसीईआरटी है और क्लास 8 की एनसीईआरटी है। आप ये देखिएगा पेज नंबर 111 पे यहाँ दिया गया है, ये देखिएगा, ये यहाँ दिया गया है, ये देख लीजिएगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया गया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेश चंद्र बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस. सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों को भारतीयों को टिकट लाने की अहम भूमिका अदा की। ए.ओ. ह्यूम ये वही हैं जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। तो आप यहाँ देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है। यहाँ कुछ भारतीय जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना का फैसला जो लिया गया था, वहाँ यहाँ दादा भाई नौरोजी का नाम है। साथ ही साथ यहाँ ये दिया गया वे लंदन में रहते थे, कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या है, ये देखिए। दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, ये बिल्कुल सही है। वे व्यवसायी और प्रचारक थे, ये भी सही है। वे लंदन में रहते थे, कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को ये दिखाना है कि सीटेट में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और किस तरह से एनसीईआरटी का इसमें विशेष योगदान है, ये सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है ताकि आप सिर्फ वही पढ़ें जो चुनिंदा है, जो सर्वश्रेष्ठ है, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। अब वैसा ही अगेन ये क्वेश्चन है, ये 37 क्वेश्चन है जो है, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। बी इसका जो कथन है वो ये देख लीजिएगा। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में प्राचीन, मध्य, आधुनिक में बांटा, जबकि असल में ये बिल्कुल गलत है क्योंकि उन्होंने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य, आधुनिक में नहीं बांटा, बल्कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम और अंग्रेज़ों के हिसाब से उन्होंने 3 खंड किए थे भारतीय इतिहास के। मैं आपको दिखा दूं, ये चैप्टर 1 है, पेज नंबर 3 आप जब भी खोलेंगे इसका, ये देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। ये जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये देख लीजिए, नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 खंडों में, यानी कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 काल खंडों में बांटा था। ये देख लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है। अब क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आए, इसीलिए सभी लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना, है ना। और ये जो एक क्वेश्चन है 38, ये मेरे अंदाज से ये चैप्टर नंबर 4 से है, जो आदिवासियों के लिए जनजातियों को सांस्कृतिक परंपराएं जिनमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलकर करते हैं। मेरे हिसाब से ये इसका 3rd सही होगा, ये देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पॉलिटी का है। अब हम आते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 40। ये देखिएगा इसमें क्या लिखा गया है, ये देखिए 19 इसमें लिखा गया है 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इस काल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर 3rd होगा। दोनों ए और बी बिल्कुल सही है।
तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ये है पेज नंबर 28 पे। आप जब आएंगे पेज नंबर 28, सारे क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, देखिएगा, ये देखिए, ये यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। वैसा ही आप यहाँ आएंगे जब, ये है, ये देखिए, 1770 में पड़े अकाल ने, ये देखिए, बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। ये देखिए, बिल्कुल डिट्टो वही है, बिल्कुल डिट्टो वही है। और कुछ लोग क्या है, एनसीईआरटी पढ़ते नहीं हैं, तमाम कोचिंगों के नोट्स बोर्ड्स और यूट्यूब पे फालतू की वीडियो देखते रहते हैं, जिससे वो अपने समय की बर्बादी करते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो मैं सिर्फ आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें, किसी के भी चक्कर में ना आएँ, किसी भी चक्कर में कोई भी फालतू बातों पे ध्यान ना दें, किसी तरह के नोट्स बोर्ड्स, ये पीडीएफ वो पीडीएफ। तो मेरा मानना ये है कि आप खुद पे विश्वास रखें, एनसीईआरटी पे भरोसा करें और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें। ये देखिएगा, ये 41 ये है, ये भी क्वेश्चन इसी एनसीईआरटी से है। मैं आपको बाद में बताऊंगा ये कहाँ दिया गया है। ये पेरिया पूरक के लिए है और ये जो है ये शायद ये क्वेश्चन जो है पेरिया पूर्णम, एक तमिल कृति, हमें किसके बारे में जानकारी देती है। तो ये देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये देखिएगा, ये जो है ये यहाँ दिया गया है इनके बारे में। पेरियार नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े हुए। तो इन्होंने जो बताया है, इन्होंने ऊंच नीच यानी कि छुआछूत के बारे में बताया है। कुछ लोग जो है क्योंकि पेरियार जो थे वे हिंदू वेद पुराणों के बहुत ही कट्टर और आलोचक थे। इन्होंने मनु के द्वारा जो रचित भगवत गीता और रामायण, इसके भी बहुत ही कटु आलोचक रहे हैं। उन्होंने ब्राह्मण द्वारा जो नीची जातियों का जो है एक तरह से विरोध किया जाता था, ये इसके बहुत खिलाफ थे। इन्होंने हमेशा दलितों का संग दिया है। मैं आपको बता दूं, ये देखिए आप, पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता भगवत गीता रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया। तो ये पेरियार द्वारा रचित थी, जिसमें जो है ये देख लीजिएगा आप, ये क्वेश्चन है, ये 41 क्वेश्चन ये दिया गया है आपका पेज नंबर 105 पे। वैसे ही हम अब आगे आएंगे। आगे मैं आपको बता दूं, ये है एक क्वेश्चन है आपका 45 क्वेश्चन में क्या गया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, ये पीसीएस में भी एक बार क्वेश्चन आया, मैं आपको बता दूं, आप इसको हल्के में ना लें, है ना। और उम्मीद है इस बार दोबारा से आ सकता है। तो जो लोग भी सीटेट परीक्षा, आगामी परीक्षा जुलाई में देने वाले हैं, वो लोग ज़रा ध्यान रखें इसका, है ना। माफ़ करना, ये थोड़ा सा मेरा मोबाइल थोड़ा हिल रहा है क्योंकि अभी मैं इसी से वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देख लीजिएगा आप, इसमें ये विकल्प दिए गए हैं। 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई। और दूसरा है HSRA के सदस्यों ने साडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी। 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में इसकी स्थापना हुई। और जबकि ये बिल्कुल सही है कि दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी, जबकि ये गलत है, 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई। तो ये जो ऑप्शन है हमारा, ये गलत है पहला, बाकी के ये 3 सही हैं। और ये मैं आपको बता दूँ, पेज नंबर 120 पर दिया गया है। आप जब एनसीईआरटी का पेज नंबर 120 खोलेंगे, ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूं, पेज नंबर 120, ये लीजिएगा, पेज नंबर 120 में देखिए कहाँ से क्वेश्चन आया है। आमतौर पे ये लोग इस तरीके का जब
एनसीईआरटी में जब इस तरह का बॉक्स में कोई बात दी गई होती है तो कई लोग पढ़ते नहीं हैं। इसमें देखिए साफ साफ लिखा गया है कि 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये देखिएगा आप जो है ये देखिएगा ताकि मैं दिखा दूं। 1928 में ये देखिए है ना, चंद्रशेखर आज़ाद राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज के साडर्स नामक व्यक्ति की ये देखिए हत्या, इसी लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ये देखिए आप, तो ये एनसीईआरटी से हमेशा सवाल पूछे गए हैं और ये खाली इसी के बारे में नहीं, मैं आपको और वो भी क्वेश्चन दिखाऊंगा जो पॉलिटी में कहाँ से पूछे गए हैं, ज्योग्राफी में कहाँ से पूछे गए हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम पूरी एनसीईआरटी कोशिश करेंगे, सारी एनसीईआरटी एक वर्ड टू वर्ड एकदम टॉपिक बाय जो मेन चीज़ें हैं सिर्फ वही आपको पढ़ाई जाए, है ना। ये देखिएगा आप, ये 49 क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई, ये बिल्कुल सही है। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। देखिए आर्य समाज जो है वो 1875 में बना है और ये 1864 में इसकी स्थापना हुई है। ये डबल पेजों से, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग पेजों से लिए गए हैं, है ना। एक पेज नंबर 106 पे है, ये देखिए आप एनसीईआरटी आप देख रहे हो, ये वेद समाज 1864 में स्थापना हुई इसकी। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। अब देखिए वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज में जातीय भेदभाव को समाप्त करने तथा विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए काम लिया। इसके सदस्य इस ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों को सख्त निंदा की। देखिएगा आप जो है, ये देखिए आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये जो है स्थापना की थी 1875 में। ये देखिए अब यहाँ ये क्वेश्चन है, वेद समाज जबकि ब्रह्म समाज से प्रेरित था, वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था और यहाँ ये लोग कह रहे हैं वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, जबकि आर्य समाज 1875 में बना है और ये वेद समाज 1864 में ही बन चुका था। तो ये यहाँ बिल्कुल गलत है। ए तो सही है लेकिन बी उसकी सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा ये क्या होगा, ए सही है किंतु बी गलत है। ये हमारा पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, देख लीजिएगा आप जो है। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन है, ये देखिए, ये है 52। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रम से कितनी रखी गई, इसमें ये पूछ रहे हैं। अब ये आपको दिया गया पेज नंबर 100 पर। ये देखिए एनसीईआरटी इतनी अच्छी है, इसमें तमाम चीज़ें बॉक्सों में दी जाती हैं लेकिन लोग उसे पढ़ते नहीं हैं। अब ये देखिए तमाम कोचिंग वाले जो है इन सब चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ ये साफ तौर पे दिया गया है 1929। ये देखिए बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसे कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुरानी सुधारवादी कानून के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। बाद में यह उम्र बढ़ाकर क्रम से 21 साल व 18 साल कर दी गई। ये देखिएगा, देखिए ये पेज 100 था और ये चैप्टर नंबर है 8, महिलाएं जाति एवं सुधार, क्लास 8 की एनसीईआरटी है ये। देखिए दूसरा ये क्वेश्चन है, इसी चैप्टर से देखिए दूसरा सवाल भी आया है। इसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछेगा। देखिए मैं आपको दिखा दूं 54 पे ये है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई। ये देखिए तो इसका ऑप्शन है ताराबाई शिंदे,
और ताराबाई शिंदे के ये देखिए, ये हालांकि यहाँ ताराबाई शिंदे का यहाँ फ़ोटो नहीं दिया गया है, पर यहाँ ज़रूर बताया गया है ये जब, ये देखिए, जब औरत का पति मर जाता है, ये उनका एक लेख है, छोटा सा आर्टिकल है ये, ताराबाई शिंदे जिन्होंने ये स्त्री पुरुष तुलना, ये उन्हीं की रचना है। यहाँ इनके बारे में दिया गया है, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई। देखिए, अब इसमें ये मेडिवल हिस्ट्री से अब आगे सवाल नहीं है, आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब पॉलिटी के हैं, और हम आगे वाली जो वीडियो होगी उसमें हम पॉलिटी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम ज्योग्राफी की बनाएंगे। आप जुड़े नए चैनल से, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट ज़रूर करें ताकि आप बताएं, ताकि मैं अपनी कमियों को सुधार सकूं। जो भी मैं इस वीडियो में जहाँ भी मैं गलती कर रहा हूँ आप थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तभी सारी चीज़ों का पता चलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।